Hi everyone, I welcome you all again on our new lecture of our chapter Basic Concepts of Chemistry. So it's our second lecture. पहले lecture में हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें देखना सीखी थी, है ना? So let's just start without wasting our time. Our lecture is basically gonna be based upon matter, उसके different types जो आपको पता भी होंगे, elements, molecules, है ना? ये सब फिर उसमें भी अलग अलग टाइप्स फिर हम एनालिसिस करना सीखेंगे कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं किसी सैंपल में। फिर उसके बाद हम जाएंगे एटॉमिसिटी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बट इससे जेई एडवांस और जेई मेंस में अप्लाइड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं लाइक आपका एक सैंपल में से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मैटर, है ना। मैटर आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। मैटर मतलब ऐसी कोई चीज़ दुनिया में जिसका अपना मास हो प्लस ऑक्यूपाई करे स्पेस, मास हो और कोई जगह को ऑक्यूपाई करे, दैट इज योर मैटर, है ना। दैट इज योर मैटर। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, बिकॉज हमारा पॉइंट यही है, हम बेसिक से सारी चीज़ें करके, मैं अगर कोई पढ़ाने का मेरा सिस्टम यही होता है, जैसे कोई भी चैप्टर अगर मैं कवर करूंगा, आई विल जस्ट कंसिडर कि आप बिल्कुल न्यू है मेरे सामने, है ना। सो अगर आपको लगता है कि ये बहुत बेसिक है तो यू कैन स्किप दिस थिंग, यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट दैट यू वांट टू स्टडी। बट मैं ये नहीं सोच सकता कि मतलब नॉर्मल बच्चे सबको ही आता होगा, बिकॉज not everyone has the privilege to like learn from the teachers। कई बार टीचर्स की भी गलती होती है, तो ऐसे टीचर्स हर किसी को नहीं मिल पाते जो मतलब उनके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, है ना। तो मैं यही समझ के चलता हूँ कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे मतलब डिवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन सब के लिए सो लेट्स स्टार्ट, है ना। सो मास ऑक्यूपाई स्पेस। अब स्पेस ऑक्यूपाई करना आपको सिंपली पता है ना। अब ये क्या होता है, अब अगर मान लो कोई चीज़ है जो इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को, मतलब आपका जैसे मान लो मैं ये बात करूं, इफ समथिंग इज नॉट अ मैटर, है ना, तो उसका क्या होगा, इट विल हैव नो मास, इट विल ऑक्यूपाई नो स्पेस, है ना। तो वोंट ऑक्यूपाई स्पेस, ये सब, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि मतलब कैसे हम इस चीज को पता करें कि क्या चीज, क्या मास, क्या। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है नॉन मैटर है। देखो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। क्या इलेक्ट्रॉन का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन जहां कहीं होगा, भले ही छोटा सा स्पेस होगा, लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो इट इज अ मैटर, है ना, इट इज अ मैटर। उसके बाद मैं बात करूं आपसे साउंड। साउंड क्या कोई मास होता है या स्पेस ऑक्यूपाई करता है, नहीं। साउंड इज जस्ट अ टाइप ऑफ एनर्जी, है ना। मैटर अलग चीज होती है, एनर्जी अलग चीज होती है। हालांकि इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू MC², है ना। वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, वो फिजिक्स की बातें हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं क्रिकेट बॉल, इज इट अ मैटर, बिल्कुल सही, इट इज अ मैटर, है ना। अगर मैं बात करूं आपसे योर लव, इज इट अ मैटर, बिल्कुल नहीं, इट डजेंट हैव एनी मास। ये तो इमेजिनरी चीजें हैं। योर फीलिंग्स, योर इमोशन, सारी चीजें क्या है, नॉन मैटर, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ तक बहुत सिंपल है। टाइम की अगर मैं बात करूँ, टाइम का कोई मास नहीं होता, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, तो इट इज अ नॉन मैटर, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें मुझे बताने की नहीं है। योर ब्रेन, योर हैंड, योर बॉडी, ये सारी चीजें मैटर है ना। हीट, हीट इज नॉन मैटर बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। जब आप हीट कब बोलते हैं, जब एनर्जी फ्लो होती है ना, ये सब। स्मोक, स्मोक ऑब्वियसली स्मोक का अपना मास होता है, स्मोक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम में, जो धुआं फैला होता है, तो इट इज अ मैटर, है ना। एज, किसी इंसान की एज, इट इज नॉन मैटर, इसका कोई मास या स्पेस नहीं होता। योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, ये सारे नॉन मैटर। तो इसमें मुझे ज्यादा बताने की नीड नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर फिजिकल। अब मैटर की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक है फिजिकल, एक है केमिकल। अब मैं आपको आज पहली बार और आखिरी बार ये बता रहा हूँ, फिजिकल मतलब कि जो चीजें हमें बाहर से दिखती हैं, जनरली हम उन सारी चीजों की बात करते हैं, फॉर्म, स्ट्रक्चर, है ना, ये सारे। केमिकल मतलब कि बाहर से चाहे जो भी हो, अंदर से। तो आप इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आप जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बाहर से हम देख के असेस कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इंटरनल होती हैं, ये सारी चीजें, ना। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज लूंगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी,
अच्छा, हमारे पास कितने टाइप के होते हैं बाहर से देखने पे? मैटर जनरली आप तीन ही टाइप के देखेंगे, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या तो गैस फॉर्म में होते हैं। फिर इसके बाद आप प्लाज्मा और एक और देखते हैं, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पर वो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछता, बट आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट इज, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं कि कैसे डिफर करता है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, शेप। तो शेप सॉलिड की क्या होती है? आपके पास अगर कोई बॉक्स है, सॉलिड है, हार्ड सॉलिड, तो वो अपनी शेप ऐसा नहीं कि आज अलग है कल अलग कर देगा, है ना। नॉर्मल कंडीशन में आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो या हीट कर दो। ऑन इट्स ओन उसकी शेप क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड तो क्या होता है, आप चाहे किसी भी कंटेनर में भर दो, उसकी शेप चेंज हो सकती है, तो नॉट फिक्स, है ना। गैस का भी क्या है, सेम, किसी भी स्पेस में ऑक्यूपाई कर जाती है, नॉट फिक्स। उसके बाद मैं बात करूं वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी चीज का मतलब क्वांटिटी, जो वो मतलब ऐसे सोचो कि जैसे किसी रेक्टेंगल का वॉल्यूम मतलब कि कितनी क्वांटिटी। अब मुझे ये बताओ, आपके पास कोई सॉलिड चीज है, अगर बॉल इतना स्पेस ऑक्यूपाई करिए, आप उसके टुकड़े भी कर दोगे ना, तो भी उन टुकड़ों को इंडिविजुअली जोड़ोगे, तो भी वो क्या अल्टीमेटली जो उसका मैटर काउंट होगा ना, मतलब कि जो वॉल्यूम होगा स्पेस ऑक्यूपाई, वो सेम ही रहता है ना। तो इसका भी फिक्स है। लिक्विड के लिए क्या होगा? अब लिक्विड के लिए काफी लोग सोचेंगे नॉट फिक्स, लेकिन ध्यान से सोचो, आपके पास पानी होता है, नो डाउट आप उसको कंटेनर में रख सकते हो, आप उसको सिलेंडर में रख सकते हो, आप उसको बॉटल में रख सकते हो, नो डाउट आप शेप चेंज कर सकते हो। लेकिन वॉल्यूम वो नहीं होता, वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाई। अब स्पेस ऑक्यूपाई, कुछ लोग बोलेंगे कि स्पेस, अरे आप कंटेनर, इसी कंटेनर का पानी दूसरे कंटेनर में डालोगे तो वो पूरा फिल नहीं कर देगा। गैस क्या होता है? गैस अगर आप छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में डालोगे तो एक्सपैंड करके कोने कोने तक भी फिल कर देती है, इसलिए उसका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इज नॉट फिक्स। गैस अपना वॉल्यूम चेंज कर सकती है। लेकिन यहां पे क्या है, वाटर के केस में आप क्या करोगे, आप चाहे गिलास में रखो चाहे बॉटल में रखो, जितना पानी है उतना तो भरेगा ही भरेगा। आप देखो ना, 1 लीटर की बॉटल होती है, आप उसको 2 लीटर की बॉटल में डालोगे तो वो 1 से 2 पूरा थोड़ा ना भर देगा, आधा ही भरेगा ना। वॉल्यूम अलग चीज होती है। शेप चेंज करना मतलब आप बॉटल किसी दूसरे शेप की रख सकते हो, लेकिन अमाउंट पानी का उतना ही आता है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज आपका, इसका पानी का भी क्या होगा, लिक्विड का भी क्या होगा, फिक्स होगा। गैस का क्या होता है? गैस आप चाहे देखो, गैस आप छोटे से डब्बे में रखो या उसको खोल के कमरे में डाल दो, तो होगा क्या, भली कम गैस होगी लेकिन वो पूरे कोने तक फैल जाती है, मतलब कि उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है ना। ये आपको पता चलना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि ये चीजें जिन चीजों से बनी होती है, जैसे सॉलिड अपने जिन जिन पार्टिकल से बना है, एटम्स या कुछ भी है ना, छोटे छोटे टुकड़ों से, उनके बीच की फोर्स कैसी होती है। अब खुद सोचो, सॉलिड कितना होता है, हार्ड होता है। हार्ड कब होगा? जब इसके दो एटम आपस में काफी अच्छी अट्रैक्शन रखेंगे, काफी अच्छी फोर्स रखेंगे। तो सॉलिड की फोर्स क्या होती है? मैक्सिमम होती है इंटरमॉलिक्यूलर। फिर ये क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि लिक्विड थोड़ा दूर दूर जा सकता है आसानी से, है ना। तो थोड़ा आपका क्या होगा, मिड रेंज में होगा, मतलब मॉडरेट बोल सकता हूं, है ना। गैस में तो क्या होता है भाई, गैस के पार्टिकल तो फैले ही होते हैं, तभी तो गैस दूर दूर जा पाती है। तो इसमें तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करूं, आप किस चीज को कंप्रेस कर सकते हो? आपके हाथ में अगर सॉलिड है, आप उसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। इवन कंप्रेस नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, नेवर, है ना। लिक्विड क्या होगा, नेग्लिजिबल, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो पानी को भी, है ना। लेकिन गैस क्या है, गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है। कैसी है? हाईली कंप्रेसिबल। ये आपको समझ आता है, ठीक है। गैस क्या आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ और प्रॉपर्टीज की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ, सॉलिड को मेल्ट करने के लिए कितना, मतलब आपको जैसे टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा, है ना। गैस क्या होता है? अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि सॉलिड से लिक्विड चेंज होना, है ना, मेल्ट करना किसी चीज को। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड को बॉइल करके वेपर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये आपको पता है। मतलब मैं आपको लेमन टर्म में बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मल इंसान की भाषा में। केमिस्ट्री या फिजिक्स में बॉइलिंग पॉइंट कैसे मेजर करते हैं, वो सारी चीजें अलग होती हैं, वो आपके स्पेसिफिक चैप्टर होंगे, उसमें बताऊंगा मैं। अभी आप ये बताइए, अगर मैं रूम टेम्परेचर को रेफरेंस लूं, रूम टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। अब सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड आपका 100 डिग्री के ऊपर या बहुत ज्यादा, जब आप मतलब रूम पे थोड़ी ना मेल्ट होता है, आपके पास अगर कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, अगर मेल्ट होने लग पड़े तब तो आप सॉलिड रख ही नहीं सकते अपने पास, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सॉलिड का? ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। समझ आता है? बॉयल भी नहीं होता सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे आपको उबला हुआ थोड़ी ना मिलता है सॉलिड, ठीक है। लिक्विड की अगर मैं बात करूं, तो लिक्विड जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट, तो लिक्विड ऑलरेडी मेल्ट चीज है। वो मेल्ट क्यों है? बिकॉज वो रूम टेम्परेचर से पहले ही मेल्ट हो चुका होगा। जैसे पानी है, पानी 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, मतलब आइस से, है ना। तो आपका रूम टेम्परेचर 25 है, तो 25 से पहले ही तो मेल्टिंग पॉइंट तो इसका क्या है, रूम टेम्परेचर से कम है, लेकिन बॉयल तो आगे होता है ये, मतलब 100 डिग्री पे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
अब देखो ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो काफी वॉलेटाइल होते हैं, तो रूम टेम्परेचर से पहले भी आपका वेपर बन सकते हैं। बट मैं जनरली जो आप देखते हैं आप अपनी लाइफ में, आप ये मत सोचो, अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं, काफी सारे केमिकल होते हैं जो, जैसे आपने अगर सुना होगा, काफी टाइप के अल्कोहल्स होते हैं जो आप स्किन पे रखते हो, या तो वो क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं एकदम से सडनली, है ना, ये आपको पता होगा। तो उस सब की बात नहीं कर रहा हूं, आप बस सिंपली देखिए जो आपको डे टू डे लाइफ में पता है। गैस की अगर मैं बात करूं, तो गैस तो ऑलरेडी मेल्ट भी हो चुकी है, उसके बाद वेपराइज भी हो चुकी है। तो गैस का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होता है रूम टेम्परेचर से, पहले ही मेल्ट होके वेपराइज हो चुकी है आपको। जैसे आपके आसपास जो भी गैस होती है वो गैस फॉर्म में मिलती है, तो मतलब वो मेल्ट मतलब कि सॉलिड से जब बनी हुई तो वो तो बहुत पहले बन चुकी होंगी, है ना। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इसका, बॉयल भी बहुत पहले हो चुकी कि तभी तो वेपर बनी है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों ही लेस देन रूम टेम्परेचर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं तो मैटर की दो और स्टेट्स होती हैं, एक आपका प्लाज्मा, एक आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दोनों आपको नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अब प्लाज्मा अगर मैं बात करूं, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो प्लाज्मा आपका लाइटनिंग हो गया, या आपने अगर जैसे नॉर्दर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स, जो अरोराज होते हैं ना, अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस, ये सारी जो चीजें हैं, यहाँ पे जो आपका चीजें होती हैं उसमें प्लाज्मा का मतलब आपका इंपॉर्टेंस रहता है। अब प्लाज्मा होता कैसे, देखो आप किसी गैस को, नॉर्मल गैस को आयनाइज कर दो बहुत ज्यादा। आयनाइज मतलब कि क्या होता है आयनाइज करना, उसमें आयंस बना दो, फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, उस वजह से क्या होता है आपका मतलब वो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आयनाइज होके वो एक तरह से अपना कलर स्पेक्ट्रम भी दिखाता है, और वो जो स्टेट होती है उस स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, है ना। तो मैं अगर प्लाज्मा की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मा एग्जिस्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, है ना। जैसे आपका ये सारी चीजें होगी जो मैंने बताया, लाइटनिंग हो गया, बिजली है ना। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा चार्ट जैसा आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से मुझे जाना है लिक्विड में, लिक्विड से मुझे जाना है गैस में, गैस से मुझे जाना है प्लाज्मा में। ठीक है, आपको कुछ कन्वर्जन पता होने चाहिए, वैसे आपको बचपन से पता होंगे। सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए आप क्या करते हो, किसी चीज को मेल्ट करते हो, पिघलाते हो, है ना, मेल्टिंग। अच्छा, लिक्विड से वापस सॉलिड जाना है तो आप क्या करते हो, पानी को क्या करते हो, अगर आइस बनाने तो फ्रीज करते हो, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। प्रोसेस के नाम पता होने चाहिए। लिक्विड से गैस बनाते हो तो आप क्या करते हो, बॉईल करके उसके वेपर बनाते हो, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गैस से वापस लिक्विड आना हो तो उसको क्या बोलते हैं आप, कंडेंसेशन बोलते हैं, बचपन से देखा है आपने, है ना। गैस से आप लिक्विड, जैसे आपका ठंड के टाइम पे जो मॉइस्चर आपका सारा जैसे ठंडी सरफेस पे आपका ग्लास के अराउंड जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है एटमोस्फेयर से, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, गैस से प्लाज्मा जाना है तो मैंने आपको बताया हीट करके आयोनाइज करो, क्या करो, आयोनाइज करो। तो आयोनाइजेशन करोगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। अच्छा, प्लाज्मा से गैस बनाने के लिए उन आयंस को खत्म कर दो, डीआयोनाइज कर दो, वापस रिवर्स कर दो। ठीक है, तो प्लाज्मा में होता क्या है, देखो आपके जो नॉर्मल एटम होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, आयंस बना देंगे। ठीक है, ये जो गैस के एटम्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो जब इसने नेगेटिव लूज किया तो इसके पास खुद क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, अ हॉट आयोनाइज्ड गैस, अ हॉट आयोनाइज्ड गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, बहुत सिंपल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा क्या होता है। अच्छा, गैस से सॉलिड आना हो या सॉलिड से गैस जाना हो, ये तो आपको पता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाना हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, विदाउट बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड स्टेट, है ना। और गैस से सॉलिड, इसको भी कंडेंसेशन ही बोल सकते हो। बाकी कई जगह बुक में लिखा होता है डिपोजिशन बोला होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इतनी सारी चीजें नहीं पूछेंगे। बट कंडेंसेशन इज ऑल ओके, है ना, एक तरह का कंडेंसेशन का ही टाइप है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्लाज्मा तो आपको समझ आ गया। तो प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पे होता है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपका क्या होगा, वेरी लो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो पता है आपको कि आप साइंस में किसको बोलते हैं, जीरो केल्विन को, किसको, जीरो केल्विन। अगर सेल्सियस में बात करूं तो -273 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे ये बताने की नीड नहीं है ना कि फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन को, बिकॉज ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आते हैं। मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोगों को इतना पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जाके फॉर्मूला देख सकते हैं, वो 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड ऑल सारा कुछ, है ना। तो ये सारी बेसिक चीजें, तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं आप, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो बी सी क्या होता है, दिस स्टेट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर लाइक जीरो केल्विन, है ना, ऑलमोस्ट जीरो केल्विन, है ना।
एब्सोल्यूट जीरो को वैसे भी आप अटेन नहीं कर सकते हो। ये किसने बताया? थर्मोडाइनमिक्स ने। किसने? थर्मोडाइनमिक्स ने। अच्छा, क्या होता है, ये क्यों होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम बाद में बात करेंगे कि आप 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच सकते? वही तो हमारे एक मतलब चैप्टर में होगा। तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने 5 स्टेट्स देखी कि बाहर से हमें दिखने पे कैसे लगती हैं। अब मैं बात करता हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि अंदर से, है ना, अंदर अपना जो कंस्ट्रक्शन है उसका, इंटरनल कॉम्पोजिशन, उसके हिसाब से। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर क्या होता है? देखो, मैटर दो तरह से पहले तो डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस, एक को बोलते हैं मिक्सचर, है ना। दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। प्योर मतलब कि इसमें एक ही तरह के मतलब आपका कॉम्पोजिशन होता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एलिमेंट, एक को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है मैं डिटेल में बताता हूं, पहले चार्ट देख लो। मिक्सचर में क्या होता है? होमोजेनस होता है और आपका हिट्रोजेनस होता है। ठीक है, हिट्रोजेनस, है ना। तो अब मैं समझाता हूं ये होता क्या है। देखो, आप मैटर में जब प्योर सब्सटेंस की बात करते हो कि कोई प्योर सब्सटेंस क्लासिफाई किया आपने, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट इज अ मटेरियल। प्योर मतलब कि इसमें कुछ और नहीं है, एक ही टाइप की चीजें हैं। तो अब चीजें में ये नहीं बोल रहा कि एटम ये वो सो नहीं, मतलब मैं इतना मतलब इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूं। जस्ट ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या होगा वो हम देखेंगे। कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, इतने से हो जाएगा? नहीं। अच्छा, ये इतना प्योर होता है कि आप इसको सिंपलर सब्सटेंस में नॉर्मली हाथों से या ऐसे मेथड जो आपको डायरेक्टली होते हैं, फिजिकल मेथड्स बोलते हैं उनको, फिजिकल केमिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ही हम सब देखेंगे। आप बस ये सोचो कि आप इन चीजों को, इट जो प्योर सब्सटेंस होता है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। आप बेयर फिजिकल मेथड से इसको जो है तोड़ नहीं सकते, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें से अलग अलग सब्सटेंस नहीं निकाल सकते कि ये दो तीन चीजों से बना है तो आप उसको नहीं। प्योर मतलब कि इसकी खास। अब कुछ लोगों ने सर फायदा क्या हुआ? आपने तो बोला ये एक ही तरह के सब्सटेंस से बने होते हैं। हाँ, एक तरह के सब्सटेंस से बने होते हैं, लेकिन अब देखो उनमें से भी, जैसे मान लो कोई चीज एटम से बनी है ना, तो आप एटम्स को भी तो अलग कर सकते हो, सेम टाइप के ही। तो वो बोल रहे हैं ये कि आप प्योर सब्सटेंस को एज इट इज फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस फर्दर टू टाइप्स के होता है, अभी बताया मैंने चार्ट में, एलिमेंट या कंपाउंड्स, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब एलिमेंट क्या होता है? अब देखो एलिमेंट क्या होता है। अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग वन टाइप ऑफ एटम। एक ही टाइप के एटम अगर एक प्योर सब्सटेंस में है तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, इट इज एलिमेंट, है ना। अच्छा, मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन जनरली आपको O2 की फॉर्म में मिलता है, तो ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म क्या है? O2 है। लेकिन क्या इसमें अलग टाइप का एटम है? नहीं। अस प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ऑक्सीजन भले ही दो एटम थे लेकिन दोनों ऑक्सीजन के, है ना। नाइट्रोजन आपको N2 फॉर्म में मिलता है फिर से। तो ये आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड क्या होता है फिर? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट। अच्छा, तो एलिमेंट से मिलके आपका कंपाउंड बनता है, एलिमेंट का सम करके, है ना। विच कंबाइन विच कंबाइन टुगेदर विच कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड मास रेशियो, है ना। ये आपको पता ही है, जैसे दुनिया में H2O बनता है। H2O बनता है दो एलिमेंट से, H2 और O2 से। उनकी एक स्पेसिफिक रेशियो होती है, मास रेशियो, है ना। कैसे होती है? 2:16, मतलब कि 1:8 में, है ना। इस रेशियो में कंबाइन होती है, ये फिक्स ही रहेगा। दुनिया में आप कहीं का भी पानी लाओ, चाहे वो आपका किसी बर्फीली जगह का हो, चाहे वो राजस्थान की बात करूं, चाहे वो साउथ इंडिया का हो, चाहे वो किसी दूसरे देश का हो, अल्टीमेटली पानी क्या होगा आपका? अनटिल और अब कुछ लोग बोलेंगे सर और तरह के पानी जैसे हैवी वाटर, अरे वो सब नहीं, वो सब बात की बातें हैं। इतना मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं H2O की बात करूँ दुनिया में, तो वो इसी रेशियो में आपको मिलेगा, चाहे पानी कहीं का भी हो। तो यही बताना चाहता है कि आपका कंपाउंड जब बनता है किसी प्योर सब्सटेंस, तो कंपाउंड बनता किससे? एलिमेंट से, जो कि एक फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट, क्या इनको सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किससे? केमिकल मेथड से। किससे? केमिकल मेथड से, है ना।
देखो प्योर सब्सटेंस को मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस का ही टाइप है। प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। आप पानी को अपने हाथों से अलग नहीं कर सकते। आप पानी को हीट भी कर दोगे, वो भी फिजिकल मेथड है, तो भी आपका H2 और O2 अलग नहीं होगा। लेकिन क्या आप गैसेस को अलग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो। तो वो सारे केमिकल मेथड्स होते हैं। तो आप केमिकल मेथड से कैन सेपरेट आउट द सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस। तो आपको अगर ये तोड़ना भी है, कंपाउंड से एलिमेंट बनाने हैं, तो आपको केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। केमिकल मतलब कि ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा, बट मैंने आपको छोटा बहुत आइडिया दे दिया कि फिजिकल मेथड जैसे कि बॉइलिंग एंड ऑल, तो आप सिंपली मतलब आपको लैब की नीड पड़ेगी। अगर मैं कॉमन मतलब छोटी सी आपको एक ट्रिक बता दूं कि आपको केमिकल मेथड में लैब की नीड पड़ेगी, है ना, मतलब अच्छा खासा लैब सेटअप की नीड पड़ेगी। फिजिकल मेथड आप घर बैठे बैठे काफी सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड। मतलब कि जो कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है, एलिमेंट की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, वो मिक्स होने के बाद जो फाइनल बनाया है वो जरूरी नहीं एलिमेंट की तरह बिहेव करे। लाइक जैसे मान लो मैं कार्बन है, कार्बन जलता है ना, जलता है, आग में जलता है। ऑक्सीजन भी जलती है, ऑक्सीजन गैस सपोर्ट करती है। इन दोनों से मिला के मैं CO2 बना दूं, क्या ये आग को सपोर्ट करता है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो आपका ये कंपाउंड एलिमेंट इनसे बना है, जैसे C4 और O2 से, लेकिन ये कैसे बिहेव करता है, ये कैसे बिहेव करता है, इनकी प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपका कंपाउंड की प्रॉपर्टी से अलग अलग हो सकती है। तो कंपाउंड जो बनता है जिन एलिमेंट से, नेसेसरी नहीं है कि कंपाउंड में एग्जैक्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होंगी, है ना, मतलब ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट, तो मुझे आई होप आपको पता चल चुका होगा कि कंपाउंड कब बनता है, जब एक से ज्यादा, ऑब्वियसली दो तो मिनिमम चाहिए होंगे, मोर देन टू, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं इन, क्या होता है आपका सिंपल मास रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड मास रेशियो, देन दे फॉर्म कंपाउंड, है ना। और मैं कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो यू कैन नॉट सेपरेट देम बाय फिजिकल मेथड्स, यू नीड केमिकल मेथड्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि इनमें से एलिमेंट और कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो बताइए पहले, जैसे मैं आपसे पूछूं कि H2 इज इट प्योर? बिल्कुल सही, प्योर में एलिमेंट या कंपाउंड है? वन टाइप ऑफ एटम, इट इज एलिमेंट। NaCl, NaCl आप दुनिया में नमक जितना भी ले लोगे, नमक में नमक के ही मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन बात क्या है कि ये एलिमेंट नहीं, ये कंपाउंड है। फिक्स्ड मास रेशियो में आपका सोडियम और क्लोरीन हमेशा कंबाइन मिलेंगे आपको। आप O3 की बात कर दो, ओजोन, फिर से एलिमेंटल फॉर्म। H2O आपका फिर से क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, लिक्विड हो चाहे गैस हो। मैं सुक्रोज की बात कर दूं, C12H22O11, फिर से कंपाउंड हो जाएगा, है ना। ड्राई आइस, ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2, मतलब कि CO2 में कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन है फिक्स्ड मास रेशियो में, प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस कैसे, मैंने आपको बताया तो, प्योर सब्सटेंस में एक टाइप के ही सब्सटेंस होता है। CO2 में सारे मॉलिक्यूल्स, देखो कुछ लोग बोलेंगे सर कार्बन अलग, अरे वो कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। कंपाउंड है मतलब कि दो अलग चीजों से बन चुका है, बट लेकिन आप अब CO2 जब पकड़ोगे तो उसका जो तोड़ तोड़ के जाओगे तो आप कार्बन नहीं अलग कर सकते। आप जब लास्ट में CO2 पे पहुंचोगे तो आपको मॉलिक्यूल सारे CO2 को मिलेंगे, तो अल्टीमेटली एक तरह का ही सब्सटेंस है। तो आपको ये समझना है ना, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हो कि आप उसको इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये था प्योर सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होगा कि मतलब एक टाइप के एटम नहीं होंगे, इंप्योरिटी होगी, आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो जो प्योर का नहीं था वो यहां पे होगा, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस एंड विच आर, क्या फिक्स्ड मास रेशियो जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। आप चीनी पानी मिक्स करते हो, दैट इज अ मिक्सचर, आप अपने हिसाब से चीनी डालते हो ना। तो विच आर मिक्स्ड इन एनी वेट रेशियो या मास रेशियो, आप कैसे मिक्स कर दो, इसलिए तो मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस में फिक्स मास, देखो आपको दुनिया में पानी जब भी बनाना है तो H2O2 आपका मास रेशियो फिक्स होती है 1:8, आपको पता है ना। तो वो मैं बता रहा हूं, तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी, वो जिन चीजों से बना है कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टी से सेम होता है। लाइक मतलब आप पानी चीनी ये सब चीजें मिक्स कर दोगे
तो अल्टीमेटली चीनी की जो प्रॉपर्टी वो पानी में आएगी और पानी की प्रॉपर्टी उसमें आएगी, मतलब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि आप इसमें ना थर्ड कोई रिएक्शन नहीं करवा रहे हो, आप सिंपली उनको मिक्स कर रहे हो, तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी। प्रॉपर्टी चेंज होने के लिए रिएक्शन होना जरूरी है, लेकिन मिक्सचर में रिएक्शन नहीं हो रही है एलिमेंट से कंपाउंड की तरह, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इनको क्या हटा सकते हो? बिल्कुल, दे कैन बी सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, है ना। तो वहां पे नहीं कर सकते थे प्योर सब्सटेंसेस को, यहां पे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अच्छा, आपने नमक पानी में मिलाया है, आप बॉईल कर दो, क्या हो जाता है? पानी वेपराइज हो जाएगा, नमक रह जाएगा। अब कुछ लोगों ने से पानी तो हमें चाहिए था, आपने सेपरेट कहाँ किया? आपने तो पानी गायब कर दिया। अरे कुछ नहीं, आप क्या करो, उस पानी को बॉईल जब करते हो तो मतलब जैसे अपैरेटस होता है ना, लैब अपैरेटस, आप एक पाइप के थ्रू, जैसे कंडेंसेशन पाइप के थ्रू उस पानी की जो वेपर्स है उनको अलग से सेपरेट आउट करके कूल डाउन करके अलग जगह पे आप ड्रॉप बाई ड्रॉप उसको अलग कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो आप फिजिकल मेथड से आप मान लो दो चीजें मिक्स कर दो, जैसे मान लो आपका रेत और चीनी मिक्स कर दो, दो तरह के सब्सटेंस है, क्या वो केमिकल रिएक्शन करके मिक्स होंगे? नहीं होंगे। क्या उनमें आपका जब आप उनको सेपरेट आउट करोगे तो आपको नीड पड़ेगी कुछ बड़ी ज्यादा? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मिक्सचर में भी दो टाइप होते हैं। अब मिक्स कर दोगे तो या तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो होमोजेनस, अगर नहीं मिक्स होंगे, कुछ उसमें दिक्कत होगी तो हिट्रोजेनस। तो यहां पे क्या होगा? ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? रिमेन्स सेम थ्रू आउट। ठीक है, जैसे अभी अभी बताया, चीनी प्लस पानी, आपने एक बार चीनी मिक्स कर दी तो आपको ये नहीं दिखता कि ऊपर ऊपर पानी में चीनी ज्यादा नीचे नीचे, वो पूरे में फैल जाता है। नमक प्लस पानी, नमक प्लस पानी। ठीक है, आप अलॉयज की बात करते हो, अलॉयज क्या होता है? दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, दो या मतलब ज्यादा भी, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपका क्या होते हैं, सॉरी मतलब जो फिक्स कॉम्पोजिशन, मतलब कि जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन में जो आपका ओवरऑल पूरे में मतलब इवनली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे आपका ब्रॉन्ज हो गया, है ना, ब्रास हो गया, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका मैं बात करूं हिट्रोजेनस क्या होंगे, कि आपका क्या होगा, कंपोनेंट्स जो होंगे इस मिक्सचर के, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट प्रेजेंट यूनिफॉर्मली। नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते। जैसे एग्जांपल, मैं पानी और रेत मिक्स कर देता हूं, होता क्या है, रेत थोड़ी ना पूरे में आपका मिक्स हो जाती है अच्छे से, रेत क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, पानी अलग। आपको पता लग जाता है कि जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल आपका सेग्रीगेट हो चुकी है। तो जैसे पहला एग्जांपल है वाटर प्लस सैंड, आप मान लो तेल और पानी मिक्स कर दो, उसमें भी तेल और पानी अगर पूरा मिक्स हो जाते तो होमोजेनस हो जाता है, लेकिन अभी क्या है, हिट्रोजेनस है। आपका मैं बात करूं अगर जैसे आयरन कुछ भी मिक्स कर दो पानी में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। तो अभी मैं देखता हूं क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैं अगर H2 की बात करूं, व्हाट इज H2? प्योर या मिक्सचर? बिल्कुल प्योर है, प्योर है, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, है ना। एलिमेंट है या कंपाउंड है? एलिमेंट है, इजी। एयर, एयर में एक ही तरह का होता है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन H2 सब कुछ मिक्स होता है। अच्छा, फिक्स मास में होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ग्रह पे ऑक्सीजन ज्यादा हो सकती है, वहां की हवा में कहीं पे अलग हो सकती है, या मान लो पहाड़ों पे अलग हो सकती है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हवा में, यहाँ पे। तो इस हवा बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं होता, आप मतलब जहरीली हवा भी बना दोगे तो भी हवा ही हवा है ना। तो एयर में क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं बात करूं अलॉयज की, अलॉयज जैसे मान लो ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, है ना। तो ब्रॉन्ज आपका किसका होता है? कॉपर और टिन का अलॉय होता है। ब्रास किसका होता है? कॉपर और जिंक का। तो ये क्या है, दो चीजें मिक्स करी हैं, लेकिन कैसी मिक्स करी हैं? इनकी प्रोपोर्शन सेम रहती है। प्रोपोर्शन सेम मतलब कि ब्रास बनाने के लिए आपको, जैसे कॉपर हमेशा कितना चाहिए होता है, 66%, जिंक आपको 34%। ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर 88%, जिंक आपका 12%। तो ये आपको समझ आता है, फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब कि आपका यूनिफॉर्मली जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये अलॉयज क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया, मिक्सचर में भी होमोजेनस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिलेशन करके पहले बॉईल करो, फिर उसको दोबारा कूल डाउन करो, उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। उससे क्या होता है, उससे वाटर के अंदर की इंप्योरिटी सारी चली जाती है। तो जब आप डिस्टिलेशन करते हो तो आपके पास क्या आएगा, फिर प्योर वाटर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है। टैप वाटर, नलके का पानी, उसमें क्या गंदगी होती है? बिल्कुल होती है। तो प्योर तो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। अब गंदगी क्या फिक्स होती है कि इतनी होगी इतनी होगी, कहीं पर रेत ज्यादा हो सकती है, कहीं पे तो हेट्रोजेनस भी हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन कैसा भी हो सकता है ना। रेत अगर होगी, अगर नमक होगा तो इवनली मिक्स हो सकता है, ये सारी चीजें। अच्छा, मैं बात करूं 24 कैरेट गोल्ड की,
तो ये तो प्योर होता है, यही सबसे प्योर क्वालिटी है गोल्ड की। तो ये तो क्या सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, इसमें सारा गोल्ड ही होगा। अगर मैं बात करूं 18 कैरेट, मतलब कि आपका गोल्ड की प्योरिटी कम होगी, तो ये क्या होगा, मिक्सचर होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं है तो बस ये सिंपल सी चीज है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये जेई में सब नहीं पूछते, बट आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अब आते हैं हम हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां से आगे, है ना, दैट इज एटम। तो एटम क्या होता है, हमने जो एलिमेंट पढ़ा ना, एलिमेंट क्या होते थे, हमने बोला कि ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में O2 में रहता है, लेकिन वो बनता किससे, ऑक्सीजन से। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या मतलब है इसका, देखो, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे O2 में स्मॉलेस्ट पार्ट क्या था, O, तो O का एटम जो है दैट इज ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब ये क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपका O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या इंडिपेंडेंटली बाकी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं आपका बात करूं, जैसे आयरन की बात करूं, तो आयरन एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। मतलब अब कुछ लोग बोलेंगे सर आयरन में तो बहुत सारे एटम, अरे मतलब कि उसका अपना एलिमेंटल फॉर्म जो है दैट इज आयरन के रूप में, मतलब आपका एग्जिस्ट कर सकता है, उसको अलग से जैसे O2 बन के, या आपका मैं ऐसे बात करूं कि किसी और के साथ कंबाइन होके एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है ना, क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना। O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैसे, O2। फॉस्फोरस P4, तो ये भी नहीं करता। सल्फर S8 ये भी नहीं करता। हाइड्रोजन H2 ये भी नहीं करता, है ना। ये मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी, मतलब मैं आपको बताऊंगा ये P4S8 क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल थोड़ी अलग चीज होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट, इट इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच, ध्यान रखना है, ऑलवेज हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। भाई मॉलिक्यूल अगर है, वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, अदरवाइज वो बनता ही नहीं, है ना। और आपका मॉलिक्यूल में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा एटम्स क्या होते हैं, उससे बनता है ये, ठीक है, उससे बनता है ये। और वो कैसे बनता है, बाय केमिकल बॉन्डिंग, बाय केमिकल बॉन्डिंग। ये क्या होता है, ये सारी चीजें चैप्टर है, बट आपको पता होना चाहिए बॉन्डिंग से ये आपको मॉलिक्यूल बनता है, 2 या 2 से ज्यादा एटम से, है ना। इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a substance that has all the physical and chemical properties of that substance। क्या मतलब है इसका, कि वाटर का मॉलिक्यूल H2O है, अब पूरा टब में पानी लूं, चाहे एक मॉलिक्यूल पानी लूं, जो टब में पानी है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल की भी होती है ना। ये बस सिंपल सी चीज है, तो आपको पता होना चाहिए। ये एटम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम एटम के लिए ऑलवेज नहीं बोलते, बिकॉज कई बार क्या हो जाता है कि आपका एटम वैसे एग्जिस्ट करता ही नहीं नेचर में, मतलब रियल लाइफ में एटम आपका मान लो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना ही करे, जैसे आपका नोबल गैस होते हैं, ये सब चीजें है ना, तो उनमें क्या होता है कि आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप फिर उसमें देख नहीं सकते। तो मॉलिक्यूल आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल का कोई सेंस नहीं बनता बोलने का, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं, तो जैसे हीलियम या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, O2 बनाता है। हीलियम आपका करता है बिकॉज ये किसी और के साथ कंबाइन नहीं होता, तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता। हीलियम आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ना, किसी और के साथ नहीं मिलता। नियोन आपका, तो नोबल गैस कैसी होती है, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज वो किसी और के साथ कंबाइन नहीं होती। क्यों नहीं होती, ऑक्टेट कंप्लीट, ये वो सब चीजें हम देखेंगे, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक, एक होता है हेट्रो एटॉमिक। अब होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ये होमो एटॉमिक में क्या होता है, ऑल एटम्स आर सेम, ठीक है। यहां पे एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है, कुछ एटम्स या सारे एटम्स, इसलिए मैंने यहां पे ऑल नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूल है,
क्या इसमें सारे आइटम सेम है? बिल्कुल नहीं। H के आइटम्स है और ऑक्सीजन के आइटम्स है, भले ही दो हो चाहे एक हो। तो ये क्या हो गया? हेटेरोएटॉमिक। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं ओजोन, सारे आइटम सेम टाइप के ऑक्सीजन के हैं तो होमोएटॉमिक। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं सल्फर एसिड, होमोएटॉमिक। उसके बाद बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हेटेरोएटॉमिक, सारे आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट है इस मॉलिक्यूल में, है ना। कैल्शियम क्लोराइड हेटेरोएटॉमिक, NO हेटेरोएटॉमिक। समझ आता है? ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना था दैट वाज एटॉमिसिटी। बहुत सिंपल सी चीज है। इट इज सिंपली किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो एटॉमिसिटी इज सिंपली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बहुत इजी चीज है। कैसे बताएंगे? मैं आपसे पूछूं H2O की एटॉमिसिटी क्या है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, टोटल कितने एटम है? 3 एटम्स। तो एटॉमिसिटी ऑफ H2O क्या हो गया? 3। कितना हो गया? 3। एटॉमिसिटी ऑफ पोटेशियम बाइसल्फेट, नाम एंड ऑल आपको दिक्कत नहीं लेनी है। अभी इसमें क्या है? एक पोटेशियम है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 7 एटम, एटॉमिसिटी 7, है ना। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसको इसके हिसाब से हम बोलते भी हैं कि एक एटम हुआ तो मोनो एटॉमिक, 2 हुआ तो डाई एटॉमिक, 3 हुआ तो ट्राई एटॉमिक, या ज्यादा वो और के लिए अगर याद ना रखना तो पॉली एटॉमिक, है ना। इजी है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर इस क्लास को खत्म करते हैं ना, थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो जाए। नेट इज सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा है कि हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पैकेट ऑफ Na2SO4.10H2O सैंपल, है ना। इसका नाम क्या होता है ये सब चीजें आपको अभी नहीं याद रखनी है। आप बस देखो, इसको ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, बट आपको अभी बस ये बताना है कि तो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 4, 14, 140 और 1400। ठीक है, पॉज करके सॉल्व कीजिए, है ना। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, आपसे पूछा ऑक्सीजन एटम कितने होंगे सैंपल में। देखो, जब एक, देखो इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्ट करना है इस सैंपल को तो एक मॉलिक्यूल तो मिनिमम, अब मैं ऐसे नहीं बोलता कि वाटर जब एग्जिस्ट करता है तो H2O जो होता है वो आधा एग्जिस्ट करता है, नहीं। एक मिनिमम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो एग्जिस्ट करेगा तभी पानी एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही किसी भी चीज को दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो एक मिनिमम मॉलिक्यूल उस चीज का एग्जिस्ट करेगा। तो एक मॉलिक्यूल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 4 यहां से, 10 यहां से, कितने आएंगे? 14 ऑक्सीजन एटम्स। कितने? 14। ठीक है। अब सैंपल में कितने होंगे? तो 14 तो होंगे। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ये तो एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो होगा, एक से ज्यादा भी तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे पानी आप अगर एक बूंद लोगे तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल होंगे, एक पूरी नदी का पानी लोगे तो उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो सैंपल में तो कितने भी हो सकते हैं, तो इंटू एक्स कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी इंटू एक्स, मतलब 14 के जितने मल्टीपल होंगे वो सारे ऑक्सीजन एटम्स होंगे। लेकिन 14 मतलब कि 28, 42, है ना, तो 140 भी होगा, 1400 भी होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 14 से कम नहीं हो सकते ऑक्सीजन एटम अगर इसका सैंपल एग्जिस्ट करता है, बिकॉज एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और इतने एटम्स को तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। तो 4 नहीं हो सकता, उसके अलावा सारे सही हैं। क्या ये समझ आता है? बिकॉज मान लो 10 मॉलिक्यूल हो गए इसके, तो 10, एक मॉलिक्यूल में 14 आते हैं तो 10 में कितना होगा? 10 के लिए कितना होगा? 140। क्या ये समझ आता है? आगे चलते हैं। फिर से पूछा है हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स इन 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। फॉर्मूला ना पता हो तो लिख दे रहा हूं, वैसे पता होना चाहिए आपको, 9th-10th में पढ़ा होता है आपने, है ना। तो डायरेक्ट निकालिए, ऑप्शन देने की नीड नहीं है। देखो ध्यान से, सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, शुगर जो होता है आपका, जो आपका मतलब घर में आप चीनी यूज करते हैं उसको उसको ये बोलते हैं। अब 20 मॉलिक्यूल, देखो दुनिया में चीनी को एग्जिस्ट करना है अगर कहीं भी तो एक मॉलिक्यूल तो चाहिए होगा, तो मिनिमम एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है एग्जिस्टेंस के लिए। तो एग्जिस्टेंस के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम 11 ऑक्सीजन आइटम्स तो लगेंगे एक मॉलिक्यूल में, तो 11 तो होते ही होते हैं। अब अगर एक मॉलिक्यूल है तो 11 ऑक्सीजन आइटम, दो है तो 22, तीन है तो 33, तो 20 होंगे तो कितना होगा? 20 इंटू 11, यूनिटरी मेथड। एक के लिए 11 है, दो के लिए 22 है, तो तीन के लिए क्या होगा? 3 इंटू 11 33, तो 20 के लिए कितना होगा? 220। 220 ऑक्सीजन आइटम्स होंगे अगर आपका सुक्रोज के 20 मॉलिक्यूल हैं। क्या ये समझ आता है? इजी है ना, इजी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर
अगर मैं बात करूं जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, किसी भी आइटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है केमिस्ट्री में, आपको ये काफी जगह दिखेगा पीरियोडिक टेबल में भी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी आइटम। तो मैं अगर एलिमेंट की बात करूं ई है ना, कोई भी मतलब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट की बात करूं, तो आपका क्या होता है, ऊपर ए लिखा होता है, नीचे जेड लिखा होता है, ठीक है। तो ए जो होता है दैट इज मास नंबर, ठीक है, नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर, मतलब कि एलिमेंट का मास और उसका एटॉमिक नंबर है ना, यूनिट एंड ऑल की नीड नहीं होती है। अच्छा याद कैसे रखें, तो कुछ नहीं है वैसे तो बताने की नीड नहीं, बट मास नंबर एम और एटॉमिक नंबर, ये ऐसे बोलो मास नंबर, ठीक है। तो मास ऊपर, नंबर नीचे, एम पहले एन बाद में, है ना। तो ये आपको याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर ऑक्सीजन लिखना हो पीरियोडिक टेबल में, तो आप ऑक्सीजन लिखोगे, मास नंबर कितना होता है, अगर एक एटम की बात करूं तो 16, है ना। और आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो आप लिख सकते हो। क्रॉस में लिखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे जैसे लिखो, उसमें ज्यादा जाने की नीड नहीं है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट क्लास का एप्लीकेशन, कैलकुलेट प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, थर्ड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकालोगे 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन का एक एटम अगर होता है, एक एटम, तो उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें जितने होते हैं ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, काफी बुक्स में लिखा होता है, बिकॉज होता क्या है, वो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे जब न्यूट्रल एटम होता है, लेकिन जब आयन बन जाता है, जैसे Na+ बन गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 11 नहीं रहे, इसमें 10 हो गए, तो क्या इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया क्या, नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे, तब तो सोडियम प्लस का एटॉमिक नंबर 10 हो जाना चाहिए, इसीलिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप प्रोटॉन से क्या होगा, सेफ, मतलब आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। तो प्रोटॉन कितना है, जितना एटॉमिक नंबर दैट इज 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना है, क्योंकि न्यूट्रल है तो 1 बराबर होगा, तभी चार्ज कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रॉन कितना होगा, मास भी कितना होता है 1 होता है, तो प्रोटॉन है एक तो न्यूट्रॉन 0 होगा, ये आपको पता है लास्ट क्लास किया था। तो ये तो एक एटम के लिए, तो 20 के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड, एक में एक प्रोटॉन तो 20 में कितने होंगे 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन, और एक में 0 तो 20 में भी 0 न्यूट्रॉन। क्या ही समझ आता है, इजी है ना। CO2 की बात करते हैं, CO2 कैसे, अलग अलग कर लो, पहले एक मॉलिक्यूल में निकालो। मैंने आपको अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बताया, ना ही मूल कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। सारा जितना भी होगा हम अभी यूनिटरी मेथड से करेंगे, इवन मूल कॉन्सेप्ट को भी हम किसी लेक्चर में जब करेंगे तो यूनिटरी मेथड से करेंगे। बट द थिंग इज आपको वही चीजें सीखनी है, बिकॉज जब आप बेसिक सीखेंगे तो आपको फॉर्मूला की नीड नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल को हम तोड़ रहे हैं, एक कार्बन में कितने प्रोटॉन बताओ, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, ठीक है। और कितने न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, है ना, क्योंकि मास नंबर 12 होता है और न्यूट्रल है तो 6 ही होगा। अब ऑक्सीजन में क्या होता है, प्रोटॉन 8 एक ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी 8, इसमें भी सेम होता है, वाह, क्योंकि मास नंबर 16 होता है, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूं CO2 में, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन से आया 6 प्रोटॉन, 2 ऑक्सीजन से आया 8 दूनी 16, तो 22 हो गए प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल में, 22 ही होंगे इलेक्ट्रॉन भी क्योंकि सब सेम है, और 22 होंगे न्यूट्रॉन भी। क्या ही समझ आता है, तो 22 इंटू 25 कर सकते हो, तो 25 20 500, 25 2 50, तो ये हो जाएगा 550 प्रोटॉन, 550 न्यूट्रॉन, 550 इलेक्ट्रॉन। इजी है, कोई बड़ी दिक्कत। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ COCO3, कैल्शियम में निकालो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अभी आप लोग बोलेंगे मास नहीं याद हमको, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 20 तक के, बट नहीं पता तो कैल्शियम का नंबर होता है 20 एटॉमिक नंबर, और मास होता है 40, तो आप निकाल सकते हैं प्रोटॉन 20 हो गए, न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 20 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 20 हो गए, क्योंकि मास जस्ट डबल है, तो प्रोटॉन जितने हैं उतने ही न्यूट्रॉन भी होंगे, तभी मास आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डबल होगा, ठीक है। तो अब आप निकाल सकते हो एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, कैल्शियम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, कैल्शियम के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लिए 3 ऑक्सीजन के निकालना है, एक के लिए निकाल के 3, टोटल कितना आ रहा है एक मॉलिक्यूल में, फिर 100 के लिए निकाल लो, है ना। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसमें देखो क्योंकि सेम है, देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आंसर तो ऐसा ही आएगा इक्वल इक्वल, लेकिन कितना आएगा, वो आएगा 5000, कितना 5000 प्रोटॉन, 5000 न्यूट्रॉन और 5000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं, है ना। क्लास को खत्म करने से पहले लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम JEE एडवांस PYQ, बहुत इजी क्वेश्चन एटॉमिसिटी से,
आपको पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे तो ऑप्शन की नीड नहीं है, 44, 66 और 88। सॉल्व करो, ट्राई करो, है ना। तो सिंपल है, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल में निकालना है। तो CO2 क्या है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, निकाल लो कार्बन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो प्रोटॉन 6 होते हैं, एटॉमिक नंबर 6, न्यूट्रॉन भी 6, ये सब आप निकालो। ऑक्सीजन में 8 8 8, यहाँ भी 8 8 8। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन CO2 के एक मॉलिक्यूल में, एक एटम कार्बन का, दो एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। तो एक एटम कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, दो एटम ऑक्सीजन के, एक में 8 होते हैं, दो में कितने होंगे 16। तो टोटल एक मॉलिक्यूल में 22। अब ध्यान पता क्या रखना है, कई बार बच्चे जल्दबाजी करते हैं। अगर यहाँ पे पूछा होता ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 मॉलिक्यूल, तो आप पहले एक मॉलिक्यूल में निकालते 22 इलेक्ट्रॉन आते, फिर आप इंटू 3 करके 66 करते। बट एक में ही पूछा है तो आपको सीधे आ जाएगा आंसर ए, दैट इज 22, है ना। इजी था। अभी ना मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप 9th-10th में पढ़ते हैं, है ना। और इसमें एक्सप्लेनेशन की इतनी नीड नहीं होती, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें कवर हूँ। तो जहाँ तक बेसिक्स है मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा ताकि आप जल्दी जल्दी कवर कर सकें चैप्टर्स को, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें। बट हाँ, जैसे ही आपके डिटेल चैप्टर आते हैं, डिटेल चीज़ें आती हैं, स्मॉल कॉन्सेप्ट में मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको डिटेल में। फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। फिर आपका जितने भी अच्छे अच्छे चैप्टर हो गए, फिर आपका चाहे फिजिक्स की बात कर लूँ मैं, फिर आपका बाद में हम देखेंगे अगर टाइम मिला तो, जैसे आपका मैथ्स भी शुरू करूँगा, बट शायद ही टाइम मिले बिकॉज आपका ऑर्गेनिक भी है, फिर आपका इनऑर्गेनिक भी है, तो वो सारा कवर करते करते फिर आपका फिजिक्स भी है। तो शायद अभी टाइम ना मिले, ऑब्वियसली बाद में मैं तो लेक्चर डालूंगा ही, बट आप मैथ्स के लिए किसी और को फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, कमेंट ऑन इट, शेयर इट and subscribe to the channel. I will see you all in the next video. Thank you so much.